हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप। मैथ्स बाय पीके में आपका स्वागत है। इस वीडियो में ईवीएस के चैप्टर को आगे करते हुए हम जल प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, जल प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड सारे फैक्ट, कारक, प्रभाव और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। ओके दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जल एक ऐसा द्रव है जो कैसा है, रंगहीन होता है। जल कैसा होता है, रंगहीन द्रव होता है। जल हाइड्रोजन का परऑक्साइड होता है। आपसे क्वेश्चन वाइज इंपोर्टेंट फैक्ट लिखे हुए हैं दोस्तों। जल किसका मोनो ऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन का मोनो ऑक्साइड होता है। जल का सूत्र क्या होता है दोस्तों, H2O होता है फॉर्मूला, जिसमें हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु होता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि जल का अधिकतम घनत्व कब होता है, तो जब इसका 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो। ओके दोस्तों, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे इसका घनत्व क्या होता है, सर्वाधिक होता है, सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, हेमांक। हेमांक यानी जमना, तो जल कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है दोस्तों, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही जम जाता है। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपसे कि जल का क्वथनांक कितना है। क्वथनांक मीन्स उबलना, तो जल कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है दोस्तों, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलना चालू कर देता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है D2O। D2O किसका फॉर्मूला है, तो D2O भारी पानी का या कठोर जल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, D2O। नेक्स्ट है D2O का यूज कहाँ पे किया जाता है, तो दोस्तों D2O का यूज परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है। परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में D2O का यूज किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब इसके आगे देखते हैं। तो पेयजल के लिए निर्धारित मानक, तो पेयजल के लिए निर्धारित मानक WHO ने क्या दिए हैं दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यानी WHO ने 1971 में मानक पेयजल के लिए कुछ निर्धारक नियम बनाए। वो क्या है दोस्तों, ये हैं भौतिक नियम। 2 नियम बनाए, एक भौतिक नियम और सेकंड हो जाएगा रासायनिक नियम। तो भौतिक नियम में WHO ने क्या कहा, गाइडलाइन जारी की कि पेयजल कैसा होना चाहिए, पेयजल स्वच्छ, शीतल और स्वादयुक्त, गंध रहित होना चाहिए। ओके दोस्तों, फिर से देख लीजिए दोस्तों, भौतिक मानक क्या, WHO के भौतिक मानक क्या हैं, पेयजल स्वच्छ होना चाहिए, शीतल होना चाहिए, स्वादयुक्त होना चाहिए और गंध रहित यानी कोई भी स्मेल नहीं आना चाहिए। ओके दोस्तों, रासायनिक मानक क्या हो जाएंगे, रासायनिक मानक हो जाएंगे कि पेयजल का पीएच मान कितना होना चाहिए, पेयजल का पीएच मान 7 से 8.5 के मध्य होना चाहिए। अभी दोस्तों कैसा होगा, अम्लीय होगा या क्षारीय, तो ये क्षारीय होगा। ओके दोस्तों, क्योंकि 7 से पहले अम्लीय होता है, 7 के बाद क्या हो जाएगा, क्षारीय। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा कैग, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के निर्देशन में पर्यावरण शोध प्रयोगशाला कहाँ पे स्थापित की गई है, लखनऊ, ने जल की गुणवत्ता के लिए को 5 प्रकार में बांटा है। जल की गुणवत्ता को कितने प्रकार में बांटा हुआ है दोस्तों, 5 प्रकार में, ABCDE। तो देखते हैं वो 5 प्रकार में कौन से हो जाएंगे। वर्ग ए यानी कैटेगरी ए का जल कौन सा कहलाएगा, पीने के लिए उपयुक्त। जो जल पीने के लिए उपयुक्त होता है वो कौन सी कैटेगरी का वाटर कहलाता है, ए कैटेगरी का वाटर। ओके दोस्तों, जो बी कैटेगरी का वाटर होता है उसका यूज किसके लिए करते हैं, स्नान के लिए करते हैं, तैराकी के लिए और मनोरंजन के लिए। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन, जो सी कैटेगरी का जल होता है उसका यूज किसके लिए करते हैं, तो उपचार के बाद पीने योग्य, उपचार के बाद पीने योग्य। ओके, उपचार के बाद पीने योग्य करते हैं, यानी हम जिसको प्यूरीफाई करके या फिर छान के यूज कर सके, वो सी कैटेगरी का जल कहलाता है। डी कैटेगरी का जल क्या कहलाता है, जो जीव और मछलियों के लिए। ओके दोस्तों, जीव और मछलियों। अब यदि दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि जो डी कैटेगरी का जल होता है उसका यूज कहाँ पे होता है, तो डी कैटेगरी का जो जल होता है उसका यूज वन्य जीव और मछलियों के लिए किया जाता है। ओके दोस्तों, अब इसमें कौन सा जल आता है, तो गंगा और यमुना। गंगा और यमुना नदियों का जो जल होता है दोस्तों वो पीने योग्य बिल्कुल भी नहीं होता है, जो भक्तों के स्नान के योग्य भी नहीं होता है। ओके दोस्तों, उसको हम धार्मिक रूप में पीते भी हैं और स्नान भी करते हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत है। ओके दोस्तों, तो गंगा, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि गंगा और यमुना का जो जल है, नदियों का जल है, किस कैटेगरी में रखा गया है, तो उसको डी कैटेगरी में रखा गया है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है ई कैटेगरी। तो ई कैटेगरी का जो जल होता है उसका यूज कहाँ पे करते हैं, सिंचाई, औद्योगिक शीतलन में करते हैं। ओके दोस्तों, और अपशिष्ट निपटान में, वेस्टेज होते हैं जो वेस्ट डिस्पोजल हेतु करते हैं। ओके, तो यहाँ से हमने जल की कैटेगरी पढ़ ली, 5 प्रकार में बांटा गया है।
आपसे क्वेश्चन में आएगा पीने के लिए प्रयुक्त जल किस कैटेगरी का होता है। ए कैटेगरी का नहाने के लिए, बी कैटेगरी का और उपचार के बाद पीने एक यानी उसको छानने या फिर प्योर करने के बाद जो यूज में लिया जा सकता है वो सी कैटेगरी का होता है। जीव और मछलियों को पालने के लिए डी कैटेगरी का जल यूज करते हैं। ओके दोस्तों, और गंगा यमुना नदियों में डी कैटेगरी का जल होता है। ई कैटेगरी के जल को हम सिंचाई के लिए यूज करते हैं, औद्योगिक शीतलन में करते हैं। करेक्ट। बढ़ते हैं आगे की ओर। अब यहाँ से पॉइंट वाइज क्वेश्चन कवर करेंगे। भूमिगत जल के प्रमुख प्रदूषक तत्व कौन से हैं। ओके दोस्तों, आपको बताना है। तो आर्सेनिक और फ्लोराइड, यानी भूमि से ज़मीन से निकाला गया जो जल होता है उसमें कौन से ऐसे दो प्रमुख तत्व हैं जो प्रमुख प्रदूषक होते हैं, यानी जो पानी को खराब बनाते हैं, प्रदूषित बनाते हैं, तो वो आर्सेनिक और फ्लोराइड हो गया। ओके दोस्तों, आर्सेनिक और फ्लोराइड याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों। कोयला उद्योग में संलग्न लोगों को सामान्यतः से कौन सी बीमारी हो जाती है। जो कोयला उद्योग में लगे होते हैं मजदूर, उन्हें कौन सी बीमारी हो जाती है दोस्तों। तो उनको कौन सी बीमारी हो जाती है, न्यूमानोकोसिस बीमारी हो जाती है कोयला उद्योग में जो मजदूर लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी बंगाल के किन 4 जिलों को आर्सेनिक संख्या की मात्रा भूमिगत जल के मानक स्तर से अधिक पाई गई है। यानी जो मानक स्तर WHO ने तय किए थे उससे ज़्यादा ही प्रदूषित जल वहाँ पे पाया गया है, आर्सेनिक की मात्रा वहाँ पे ज़्यादा है। तो कौन कौन से वो 4 जिले हैं। वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद, नदिया, उत्तरी तथा दक्षिणी 24 परगना में। ओके दोस्तों, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी के उन्नाव जिले में कई गांवों का जल प्राकृतिक रूप से किस तत्व की अधिकता के कारण प्रदूषित हो गया। यानी वो कौन सी तत्व की अधिकता वहाँ पे पाई जा रही है उस जल में जिससे वो प्रदूषित हो गया है। तो दोस्तों फ्लोराइड, अभी अपन ने पढ़ा कि आर्सेनिक और फ्लोराइड, यदि ये दो तत्व यदि पानी में वाटर में मिल के आ रहे हैं ज़मीन से कहीं से भी, तो वो प्रदूषित होगा, हमारे पीने योग्य बिल्कुल भी नहीं है। ओके दोस्तों, तो यूपी में कौन सी फ्लोराइड की मात्रा जो पानी में निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO के अनुसार प्रति लीटर जल में फ्लोराइड की मात्रा कितनी होनी चाहिए जो स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं है। तो आपको बताना है WHO के अनुसार प्रति लीटर जल में फ्लोराइड की मात्रा कितनी होती है। तो 0.01 मिलीग्राम पर लीटर, 0.01 मिलीग्राम पर लीटर। ओके दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, फ्लोराइड के दुष्प्रभाव से होने वाली बीमारी कौन सी है। तो फ्लोराइड से कौन सी होती है दोस्तों, उसी में छपा हुआ है, फ्लोराइड से फ्लोराइड से क्या हो जाएगी, फ्लोरोसिस बीमारी होती है। नेक्स्ट है, पिगोबियन कर लगाया जाता है। तो पिगोबियन कर लगाया जाता है, किसके लिए लगाया जाता है, प्रदूषण फैलाए जाने के कारण। ओके दोस्तों, यदि कोई प्रदूषण फैलाया जा रहा है, कोई प्रदूषण फैलाता है या किसी के द्वारा प्रदूषण फैलाया जा रहा है, तो उसको कौन सा कर लगाना पड़ेगा, पिगोबियन कर यानी पिगोबियन टैक्स उसको देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। नेक्स्ट है, भारत के सभी अपमार्जकों में किसकी अधिकता पाई जाती है। तो फास्फेट की, जितने भी हम अपमार्जक निरमा वगैरह यूज करते हैं दोस्तों, तो उनमें फास्फेट की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोर जल को मृदु बनाने हेतु, यानी हमें कठोर जल को मृदु और जल बनाना है, तो अपमार्जकों में से किसका उपयोग किया जाएगा। अपमार्जकों में से किसका यूज करेंगे, तो वो है आपका सोडियम ट्राइपोलीफास्फेट। किसका करेंगे दोस्तों, सोडियम ट्राइपोलीफास्फेट का। नेक्स्ट है, विषाणु यानी टॉक्सिस अवशिष्टों वेस्ट के प्रमुख जैव अपघटनकारी सूक्ष्म जीव हैं। आपको बताना है जो विषाणु अपशिष्टों के प्रमुख जैव अपघटनकारी सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं जो जीवों का अपघटन करते हैं, वो कौन कौन से हो जाएंगे, स्यूडोमोनास कैपेसिया, स्यूडोमोनास यूपिटिडा एवं ई कोली। ये विषाणु क्या करते हैं, अपशिष्टों के प्रमुख अपघटन करते हैं, यानी उसको अपघटित कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, किस उद्योग में संलग्न लोग बिसिनोसिस रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। यानी कौन से उद्योग में जो लोग व्यक्ति लगे रहते हैं उनको बिसिनोसिस रोग होता है। तो कपड़ा उद्योग जो सूती उद्योग होता है उसमें से जो कपड़ों से जो निकलती है छोटे छोटे कण, तो वो किसके गली में फेफड़ों में चले जाते हैं, उसको कौन सा रोग हो जाता है, बिसिनोसिस रोग हो जाता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है, जीवाणुओं का कौन सा विभेद पेट्रोलियम तेल अधिप्लावकों का उपचार करने में सक्षम है। तो आपको बताना है स्यूडोमोनास प्रजाति। ओके दोस्तों, स्यूडोमोनास प्रजाति जो क्या करती है,
विभेद करती है, पेट्रोलियम तेल अधिप्लावी का उपचार करने में सक्षम है। नेक्स्ट हो जाएगा, सूडोमोनास प्रजाति के जीवाणु में अनुवांशिक हेरफेर करके पेट्रोलियम तेल अधिप्लावों के उपचार के गुणों का समावेशन किया था। किसने किया था? तो ये हो जाएगा एम चक्रवर्ती। आपको ध्यान रखना है, एम चक्रवर्ती। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, पीने योग्य पानी में आर्सेनिक की अधिकता अनुमेय कितनी मानी गई है? यानी वह पानी जिसको हम पी सकते हैं उसमें आर्सेनिक की मात्रा कितनी हो सकती है? तो 0.05 मिलीग्राम पर लीटर, याद रखना है। यानी पानी में 1 लीटर पानी में 0.05 मिलीग्राम यदि आर्सेनिक है तो उसको हम पी सकते हैं। ओके दोस्तों। नेक्स्ट है, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक बताना है आपको। अजैविक प्रदूषक कौन कौन से हो जाएंगे? तो ये आर्सेनिक, एक फ्लोराइड भी था। ओके दोस्तों, तो हमने यहाँ पे क्या बता दिया? आर्सेनिक। पारंपरिक उपचार के बाद पीने योग्य जल किस ग्रेड में रखा गया है? अब आपको पता था कि जो सी ग्रेड का जल था उसको हम किसके बाद पी सकते हैं? उपचार के बाद, यानी उसको हम छान के दवाई वगैरह से उसको क्या करके शुद्ध करके क्या कर सकते हैं? उसको हम पी सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन कब किया गया? आपको बताना, वेरी आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों। तो 1985 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जीवनदायिनी गंगा के तटीय क्षेत्रों में भूमिगत जल में कौन सी जानलेवा तत्व की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? वही दोस्तों आर्सेनिक। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य के आधे से अधिक जिलों में भूगर्भीय जल में किस तत्व की अत्यधिकता पाई जाती है? तो वही हो जाएगा दोस्तों फ्लोराइड और आयरन, फ्लोराइड और आयरन की। नेक्स्ट है, जल में कार्बनिक यौगिकों का मापन किससे किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो जल में कार्बनिक यौगिक होते हैं उनका मापन हम कैसे करते हैं? तो क्रोमेटोग्राफी से। क्रोमेटोग्राफी के जरिए हम क्या करते हैं? जल में उपस्थित कार्बनों के यौगिकों का मापन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस परीक्षण द्वारा जल में उपस्थित जैव ऑक्सीकरण कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज्ञात की जाती है? तो वो हो जाएगा दोस्तों बीओजी, यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ओके दोस्तों, तो कौन सा परीक्षण हो जाएगा? बीओडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैकफुट नामक बीमारी किसके कारण होती है? तो ब्लैकफुट नामक बीमारी का कारण क्या है? आर्सेनिक की अधिकता। यदि आप कोई वाटर पीते हैं उसमें आर्सेनिक की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो उसको आपको कौन सी बीमारी हो सकती है? ब्लैकफुट। नेक्स्ट है, जलीय विषैले पदार्थों में अवशोषक के रूप में माना जाता है। तो जलीय विषैले पदार्थों का अवशोषक कौन करता है दोस्तों? जलकुंभी, जो तालाबों में आपने देखा होगा, समुद्रों में लगी रहती है, वो जलीय विषैले पदार्थों को एब्जॉर्ब कर लेती है और पानी का शुद्धिकरण करती है। नेक्स्ट है, ऑयल जॉपिंग। ऑयल जैपिंग से किस प्रकार के प्रदूषण को नियंत्रण किया जाता है? ऑयल जैपिंग से तेल अधिप्लाव। दोस्तों क्या होता है, जब फैक्ट्री वगैरह से या फिर कोई समुद्री जहाज लीकेज की वजह से समुद्र में तेल फैल जाता है, ऑयल फैल जाता है, तो ऑयल जैपिंग के जरिए हम क्या करते हैं? उस तेल को इकट्ठा करते हैं और वहाँ से समुद्र से तेल की जो भराव है उसको हम क्या करते हैं? कम करते हैं। और लगातार ऑयल जैपिंग के जरिए हम क्या करते रहते हैं? तेल को अधिप्लाव करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य मल में पुनः चक्रण द्वारा शुद्धिकरण के लिए क्रियाशील होते हैं। तो कौन से होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं। ओके दोस्तों, पुनः चक्रण के लिए जो बाह्य मल होता है उसमें शुद्धिकरण के लिए कौन जिम्मेदार होते हैं? सूक्ष्मजीव होते हैं। ओके दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।